यूपीएससी में 8 बार असफलता मिलने के बाद 9वीं और आखिरी बार में पटना के लाल जो है सफलता प्राप्त करते हैं और अपना परचम लहराते हैं। अभी मेरे साथ वैभव विशाल जी है। जैसा नाम वैसा काम है, नाम विशाल, सफलता भी विशाल है। यूपीएससी ने बहुत सारे ऐसे इन्होंने एग्जाम को निकाला और जॉब को भी छोड़ा और फाइनली जो है आखिरी प्रयास यानी कि 9वीं प्रयास में यूपीएससी में सफलता प्राप्त करते हैं। इनका जो स्टोरी है काफी इंस्पायरिंग है। चलिए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको फाइनली जो है 9वीं बार लास्ट अटेम्प्ट आपका था और उसमें आप सफलता प्राप्त किए? कैसा लगा आपको उस समय? बहुत अच्छा लगा। आखिर इंसान काम करता है इसी उम्मीद में कि आपको फल की प्राप्ति हो, एंड अल्टीमेटली अगर रिजल्ट अच्छा आया है तो बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है जी। यहाँ पे देखा जाता है लोग जो है एक दो बार असफल होने के बाद भी हार मान लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप 9वीं बार में सफलता प्राप्त किए, सोचने वाली बात है। कैसे अपने आप को कंट्रोल किए, कैसे मोटिवेट किए उस फेज के दौरान, ये थोड़ा बताइए। बस मेरी जिंदगी का मैंने एक ही स्टेटमेंट को हमेशा अपना ध्येय मान के चला है, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। तो आपने एक ध्येय बना लिया था, मछली की आंख की तरह मैंने फोकस लगा के रखा था अर्जुन की तरह कि मुझे यूपीएससी करना है, तो फिर कौन क्या बाल बाका करेगा हमारा। तो बस इसी ध्येय पे चल रहे थे, मुकाम हासिल कर लिया। जी। ऐसे इसमें देखा जाता है फैमिली का जो सपोर्ट होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके यूपीएससी में। और आपका जो स्टोरी और भी है 9वीं बार में मिला। तो फैमिली से कैसा सपोर्ट रहा, कैसा बैकग्राउंड है, थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। जी, तो मेरी पैदाइश जो है नालंदा बिहार शरीफ की है, लेकिन ज्यादातर पढ़ाई मैंने पटना से ही की है, बेसिक एजुकेशन। और उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी बैंगलोर से हुई है। इसके बाद 2 कंपनियों में जॉब लगने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर में, एक जेपी मॉर्गन और एक फिडेलिटी, मैंने दोनों ही को छोड़ करके यूपीएससी की तरफ अपना रुख मोड़ किया। पापा का बहुत इन्फ्लुएंस रहा, मम्मी पापा बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं मेरे। उनका था कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, एंड 2016 से मैंने शुरुआत की एंड 2025 में आकर के मुझे सफलता मिली। जी। ऐसे आप थोड़ा स्टार्टिंग बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे, आपने 10th कब दिया, 12th कब दिया, ग्रेजुएशन कब हुआ, थोड़ा ये बताएंगे। जी, 2010 में मैंने 10th दिया था। 10 सीजीपीए आई थी मेरे को उस समय, तो स्टेट टॉपर एंड ऑल वो सब रहा था सीबीएसई से। 12वीं मैंने 2012 में दी। उसमें थोड़ा सा मतलब जेई और 12वीं को मैं बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। गवर्नमेंट के थ्रू मैंने मेरिट से सीट ली कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट में। कर्नाटका के कॉलेजेस में मेरे आए सीट्स, तो फिर मैंने एमएसआरआईटी एमएस रामैया से इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2016 में मैं ग्रेजुएट हो गया। एंड उसके बाद 2 कंपनियों में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्लेसमेंट होने के बावजूद मैंने सोचा कि नहीं, यूपीएससी की तरफ रुख करते हैं अपना। एंड मैं अब पटना की तरफ, लोग जनरली जाते हैं काशी और मथुरा समझते हैं अपना ओआरएन दिल्ली को, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं पटना से रह करके ही तैयारी करूंगा और मैं यही से तैयारी कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम लोग जो है दिल्ली में, मुंबई में, खासकर दिल्ली में जाकर तैयारी करते हैं। आप क्यों नहीं गए? आपका जो था बैकग्राउंड भी ठीक ठाक ही है, फिर आप पटना में क्यों रहना चाहें और यहीं पे पढ़ाई किए? जी, मेरा ऐसा मानना था कि मम्मी पापा के पास रहने से एक घर में और लाइफ में डिसिप्लिन रहता है थोड़ा सा। मैंने 4-5 साल जब बैंगलोर में रहा तो मुझे ये भी सब पता चला कि अकेले रहने पे बहुत तरह की चीजें हैं जो आपको खुद से मैनेज करनी पड़ती है, और पढ़ाई से वो टाइम जो है धीरे धीरे डिडक्ट होते चला जाएगा, माइनस होते चला जाएगा। तो मुझे लगा कि अगर घर पे रहूंगा तो मम्मी पापा के सपोर्ट से थोड़ा जल्दी क्रैक कर लूंगा। वैसे मैंने फर्स्ट मेंस जो है अपना बहुत पहले 2017 में ही लिख दिया, जिसमें मेरे को 740-45 नंबर आए, जो कि अगर आज आए हुए रहते तो मेरी रैंक बहुत ज्यादा और अच्छी रहती। लेकिन कुछ कारणवश मे बी कुछ मैंने गलतियां की होंगी, एक आध 2 सब्जेक्ट्स मेरे वीक रह गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस मेरा लंबा हो गया। पहली बार कब दिया था यूपीएससी? 2017 का मैंने पहला। 2017 में? जी। और आपका जो पहला जॉब था वो कौन सा ईयर में हुआ था? 2016 में ही मिला। 2016 में। तो कैसे रिस्क लिए, कैसे माइंड में ख्याल आया कि चलो भाई, अभी बिहारी को देखा जाता है कि सरकारी जॉब के पीछे काफी भागते हैं, जब आपका जॉब हो गया तो फिर जॉब को छोड़ना, फिर यूपीएससी में आना, ये कैसे सोचे, कैसे दिमाग में आया? देखिए, जब प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स छोड़ी थी मैंने, तो एक अलग लाइफस्टाइल थी वो, क्योंकि जेपी मॉर्गन जो मेरी ड्रीम कंपनी थी, बहुत लोगों की ड्रीम कंपनी होती है, वो आपको बुला रही थी बॉम्बे। बॉम्बे एक अलग शहर है, बहुत विकसित शहर है। वहां से छोड़ करके मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं सरकारी नौकरी के लिए आ रहा हूं, मैंने सोचा था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे अधिकारी बनना है, और ये ध्येय लेकर के मैं पटना आया था। तो वो ध्येय जब तक पूरा नहीं हो जाता, बीच में ऐसे पड़ाव आए, जैसे मैंने 2 दफा बीपीएससी भी क्वालिफाई किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कहीं तो कुछ मिसिंग है। और मैं वैसा नहीं था कि मैं जॉब ज्वाइन करने के बाद पढ़ सकता था। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले पढ़ाई का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, अगर खुदा न खास्ता नहीं हुआ देखा जाएगा फिर आगे। 22 तारीख को जब ये रिजल्ट आया है, 23 तारीख को मेरे 70वीं बीपीएससी का मेंस का पेपर था, तो जब वो रिजल्ट आ गया तभी मैंने उसको छोड़ा। अदरवाइज प्लान बी है, प्लान सी लेके चलते। मतलब रिजल्ट आने से पहले भी हाथ में किताब थे बीपीएससी देने के लिए? जी,
किताब तो थी, पढ़ाई लेकिन उस दिन तक नहीं हो रही थी। तो आपने 9 बार यूपीएससी में भाग लिया, जी। तो कितनी बार मेंस हुई, कितनी बार प्रीलिम्स हुई? सर ये मेरा चौथा मेंस था और पहला इंटरव्यू था, पहला और आखिरी इंटरव्यू। 8 बार आप असफल हो चुके थे, फाइनली आपका लास्ट था, ये मालूम होते हुए भी कि इसके बाद मैं अटेम्प्ट नहीं दे सकता हूँ। क्या कुछ मन में चल रहा था? क्योंकि 8 बार असफलता मिलना और लास्ट अटेम्प्ट फिर से भागना ना, क्या माइंड में चल रहा था? कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे? क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? सर जब पता चल गया कि आपका इंटरव्यू का बुलावा आया है, तो मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर सपना पूरा हो जाता है तो मम्मी पापा के चेहरे की हंसी खुशी, मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव आएंगे। मैं खुद भी अपने आप को सोचूंगा कि चलो ठीक है, कुछ तो किया जिंदगी में, एक अच्छा मुकाम प्राप्त किया। तो बस इसी ध्येय के साथ था। मैं कभी ये नहीं सोच रहा था कि 9वां प्रयास है, अंतिम प्रयास है, नहीं होगा तो क्या, नहीं हो कुछ होगा, जो होगा अच्छा होगा। बस मेरी लाइफ का यही मोटो है, जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, और भगवान कभी भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता। उनके घर देर है, अंधेर नहीं हो सकती। जी। अभी देखा जाता है बच्चे जो हैं 12th करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। काफी बच्चे बिहारी के ऐसे बोला जाता है कि बिहारी अगर दिल टूटता है तो आईएएस ही क्रैक करते हैं और आईएएस और यूपीएससी क्रैक करते हैं। जी। आपने पटना में रह के अपना जो है स्टडी किया, कैसे मैनेज किए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। जी। आप पटना में रह के अपना स्टार्टिंग कैसे किए यूपीएससी का, ये थोड़ा बताइए। देखिए सर, बेसिक गाइडलाइन सारी इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब तो और धीरे धीरे जो जमाना है वो डिजिटल इंडिया, डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। तो ऐसा कोई भी चीज या ऐसी कोई भी किताब या कोई भी आंसर या कुछ भी मटेरियल जो है, ऐसा नहीं है कि आप एक्सेस नहीं कर सकते हो सकता है एक दिन का समय लग जाए, बट एक्सेस तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कि भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आप संपन्न हो या नहीं हो, आपका परिवार आपको सपोर्ट करता हो नहीं करता हो, आप कहीं भी रह करके पढ़ सकते हो। तो ये एक मैसेज भी मैं कन्वे करना चाहता था कि चलो भाई, मैं एक छोटे शहर से आकर के भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, सारा कुछ सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ, किसी भी गाइड का जरूरत नहीं है आपको। अगर आप डेडिकेटेड हो अपने गोल के प्रति, तो आप जरूर अच्छा कर सकते हैं। जी। इसमें बोला जाता है कि बुकलेट जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे टॉपर बहुत तरह की बातें बोलते हैं, इतने घंटे पढ़ते हैं, ये बुक पढ़ते हैं। आप कौन सा बुक का यूज किए थे, ये थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हर इंसान को जरूरी है कि यहाँ एनसीईआरटीज का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ओल्ड वंस, पुराने वाली जो एनसीईआरटीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बोलता हूँ कि वो भगवत गीता है। वो एक बार पढ़ने की चीज नहीं है, उसको आप जितने दफा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान वर्धन होगा। तो एनसीईआरटीज ओल्ड, न्यू वाले भी अच्छे हैं, लेकिन पहले आप ओल्ड से अपना बेस स्टार्ट करो। जब मेरे को तैयारी करने का बारी आई थी, तो मैंने जो है क्लास 6 से लेकर के 12 तक सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटिक्स, आपकी इकोनॉमिक्स 9 to 12, फाइन आर्ट्स की बुक थी 11 12 की, फिर आपकी ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इन सारी बुक्स को मैंने पढ़ा था, और एक बार नहीं कई बार पढ़ा था। इसके अलावा बेसिक बुक लिस्ट है, सारे टॉपर्स बताते हैं कि हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के लेक्चर्स हैं। तो इन तरह की चीजों में, एथिक्स के लिए आपकी लेक्सिकॉन है। तो इन सारी चीजों पे फोकस रखिए। मिनिमल बुक, मेरे पिताजी एक लाइन कहते हैं कि एक किताब को 100 बार पढ़ना है, ना कि 100 किताब को एक एक बार पढ़ना है। तो इस चीज पे अगर आप फोकस रहेंगे तो आप भारत के किसी भी कोने से रह करके इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। अक्सर टॉपर से पूछा जाता है, जो यूपीएससी टॉप करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप अपना अध्ययन लगा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ये देखिए, इसमें क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार आज तो मैं उठा हूं, 14 घंटा पढ़ूंगा, बिल्कुल आज तो पढ़ लूंगा, और वो कर भी लेते हैं। किसी एक दिन की बात करो, बट अगले दिन क्या होता है कि 14 घंटे शरीर की मर्यादा को आप लांघ जाते हो, तो फिर अगले दिन आप 7 घंटे के, आप 6 घंटे भी नहीं पढ़ते हो। तो आप ये सोचते हो कि यार कल तो 14 घंटे पढ़ा था, तो मेरा तो 2-3 दिन का कोटा हो गया। ऐसा नहीं करना है। करना हमें यह है कि हमें कंसिस्टेंट, निरंतर रूप से अभ्यास करत करत अभ्यास ते वाला हिसाब है यहाँ पे, कि आपको डेली टारगेट करना है कि मेरे को 7 या 8 घंटे पढ़ना है। ये 7 या 8 घंटे आपको हर दिन पढ़ना है। ये नहीं कि हाँ आज 7 घंटे पढ़ लिए, कल 11 घंटे पढ़ लिए, परसों 2 घंटे पढ़ लिए, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो वही वाला आपको यहाँ पे फोकस रखना है कि आप इतना प्रैक्टिस करो और इतने कंसिस्टेंट होकर के रहो कि हर दिन आपके लिए लगे कि ये मेरा डेली रूटीन है, बोझ नहीं लगे वो आपको, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो 7 या 8 घंटे बहुत है किसी के लिए।